साथियों नमस्कार। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे पिछले वीडियो में। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, तो इसका आंसर है विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। विद्यापति के और भी बहुत सारे यहाँ पर नाम हैं। अलग अलग नामों से विद्यापति को जाना जाता है और इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ भी लिया था। तो चलिए हम देखते हैं विद्यापति को और भी कितने नामों से जाना जाता है। आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिल कोकिल में मैथिल भाषा में पदावली की रचना करने के कारण मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया जो निम्नवत हैं। ये अलग अलग उपाधियां हैं: अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, और खेलन कवि, और दशावधान, और पंचानन। ये इतने सारे जो उपाधियां हैं वो विद्यापति जी को दी गई है अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग प्रशंसकों के द्वारा। और इन इतने सारे नामों से विद्यापति को जाना जाता है साथियों। तो देखिएगा, मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, और दशावधान, और पंचानन। इतने सारे नामों से जो है विद्यापति को जाना जाता है साथियों। चले आगे। 131 नंबर का प्रश्न है। विक्रम विक्रम की सतवीं 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वही पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। ये कथन किस विद्वान का है? विक्रम की 7वीं शताब्दी में 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। ये कथन किस विद्वान का माना जाता है? ये कथन है, देखो, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले कवि कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी है। तो उसी के आधार पर हम लोग ये बात करेंगे इस प्रश्न में। ठीक है ना, उन्होंने यही कही है, अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। तो कहने का मतलब ये अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने कहा था। तो इस आधार पर हम एक क्वेश्चन के आंसर को निकाल लेंगे साथियों। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें पढ़ते हैं। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक, विक्रम संवत की जो 7वीं शताब्दी है 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। ये कथन चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का है। चंद्र शर्मा गुलेरी प्राकृताभास या हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने मानते थे। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध कहानीकार थे। इन्होंने 3 कहानियां लिखी हैं: सुखमय जीवन 1911 में, बुद्ध का काटा 1914 में, और उसने कहा था 1915 में। उसने कहा था जो स्टोरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी थे, उनके द्वारा हिंदी या प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश भाषा या अपभ्रंश हिंदी को जो है पुरानी हिंदी इन्होंने कहा था। और इनके द्वारा 3 कहानियां लिखी गई जो मुख्य हैं: सुखमय जीवन 1911 में, बुद्ध का कांटा 1914 में, और उसने कहा था 1915 में। ये इनके द्वारा 3 कहानियां लिखी गई थी। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं, कितने सर्ग हैं, कितने खंड हैं? तो ये पृथ्वीराज रासो में कितने हैं? 69 है साथियों, सबको पता होना चाहिए। पृथ्वीराज रासो में छंद कितने हैं? 68 छंद हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पृथ्वीराज रासो में 69 समय हैं या 69 सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना था। डॉक्टर वुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानाकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लर ने क्या किया था? पूर्ण किया था साथियों। अगला प्रश्न है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा था। चंद्र शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है साथियों। चंद्र शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से पुकारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहा है। याद रखना साथियों, साहित्यिक अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश हिंदी को जो चंद्र शर्मा गुलेरी थे उनके द्वारा पुरानी हिंदी कहा गया,
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी के नाम से पुकारा है, यह आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है वो 134 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? पहुमचरिव, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा और चित्रावली। यहाँ पर अपभ्रंश की रचना जो है चित्रावली नहीं है साथियों। कौन सी रचना? चित्रावली रचना जो है यहाँ पर अपभ्रंश भाषा की रचना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं पहुमचरिव, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा ये अपभ्रंश साहित्य में लिखी गई रचनाएं हैं। चित्रावली जो है अपभ्रंश भाषा की रचना नहीं है, बल्कि चित्रावली 1613 ईस्वी में उस्मान नामक सूफी कवि के द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। चित्रावली किसने लिखी? कवि उस्मान ने लिखी थी 1613 ईस्वी में, और अवधी भाषा में लिखी गई रचना थी। दोहा चौपाई छंद में रचित है कौन सी? चित्रावली। पहुमचरिव जो है स्वयंभू के द्वारा रचित है, पाहुड़ दोहा राम कवि के द्वारा, भविष्यत कहा धनपाल के द्वारा रचित मानी जाती है साथियों। ये अपभ्रंश भाषा की रचना है, अपभ्रंश साहित्य में पढ़ी गई रचना मानी जाती है। 135 नंबर का प्रश्न देखते हैं साथियों। यहाँ पर 135 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? विशुद्ध चरितावली या जीवन चरित्र का लेखक कौन माना जाता है? विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक यहाँ पर किसको माना जाता है? माधव प्रसाद मिश्र को माना जाता है। किसको? माधव प्रसाद मिश्र को माना जाता है। देखिएगा, विशुद्ध विशुद्ध चरितावली या जीवन चरित्र के लेखक माधव प्रसाद मिश्र ये सुदर्शन एवं वेश्योपकारक के संपादक भी रहे हैं। इनके निबंध अधिकतर भावात्मक है, भाषा पांडित्यपूर्ण और मुहावरेदार है। साथियों नया प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न हम लोग नहीं पढ़ते हैं, नया प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। विशुद्ध चरितावली या जीवन चरित्र का लेखक किसको माना जाता है? माधव प्रसाद मिश्र को माना जाता है। तो विशुद्ध चरितावली या जीवन चरित्र के लेखक माधव प्रसाद मिश्र हैं। ये सुदर्शन और वैश्योपकारक के संपादक भी रहे थे। किसके? सुदर्शन के और वैश्योपकारक के संपादक भी माधव प्रसाद मिश्र को माना जाता है। इनके निबंध अधिकतर भावात्मक रहे हैं, भाषा पांडित्य पूर्ण और मुहावरेदार इनकी रही है। 136 नंबर का प्रश्न है, अमीर खुसरो का जो मूल नाम है वो क्या था? अब्बुल हसन। क्या नाम था? मूल नाम अब्बुल हसन। साथियों इनका नाम था अब्बुल हसन, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो का मूल नाम अब्बुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी में पहली कविताएं रचना शुरू किया था। आदिकालीन कवि भी इनको माना जाता है। इनके प्रमुख जो रचनाएं हैं खालिक बारी, पहलियां, मुकरियां, दो सुकने और गजल, ये प्रमुख इनकी रचनाएं रही है साथियों। 137 नंबर का प्रश्न आता है, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया था? विद्यापति को ही किया गया था। पहले भी हम लोगों ने विद्यापति के बारे में बहुत सारी उपाधियां पढ़ी हैं, अभिनव जयदेव, और यहाँ पर राजशेखर के नाम से भी जो है विद्यापति को ही जाना जाता है। तो देखिएगा, आदिकालीन कवि विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति जो है शैव संप्रदाय से संबंध रखते हैं। बच्चन ने विद्यापति को जातीय कवि भी कहा है। हरप्रसाद शास्त्री इन्हें पंचदेव उपासक स्वीकार करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है पदावली को श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहकर पुकारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। इसके अतिरिक्त विद्यापति को अन्य उपाधियों से विभूषित किया गया है। किस किस नाम से? अभिनव जयदेव इनको कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। कवि शेखर इनको कहा जाता है, राजशेखर इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। कवि कंठहार, नव कवि शेखर, केलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। चलिए अगला पढ़िए। 138 नंबर का प्रश्न है, कीर्ति लता के जो रचनाकार है वो विद्यापति को ही माना जाता है। साथ में विद्यापति के बारे में तो भयंकर ही बताया गया है, तो विद्यापति के बारे में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आप लोग याद रखिएगा। कीर्ति लता की जो रचनाकार है विद्यापति है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों ही अवट भाषा में लिखी गई रचना है विद्यापति के द्वारा। कीर्ति लता जो है वो भृंग भृंगी संवाद के रूप में मानी जाती है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं शैव सर्वस्व सार,
गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त रंगनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गया पतलक वर्ण्य कृत्य संस्कृत भाषा में, कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवध भाषा में, और पदावली और गोरक्ष विजय जो नाटक है वो मैथिल भाषा में लिखा गया है साथियों। 139 नंबर का प्रश्न आता है, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए तो अमीर खुसरो को ही जाना जाता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है पहले। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्बुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली में रचना करने वाले पहले कवि भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। अमीर खुसरो को जो है दोहा का दोहा चौपाई का जो है अमीर खुसरो को आविष्कारक माना जाता है। तान वो सारंगी का या तान का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुकने, गजल इनकी प्रमुख रचनाएं रही है साथियों। चलिए 140 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। आदिकाल के साहित्य में ये इनमें से कौन सी बातें जो है उपेक्षित रही है? सामाजिक चेतना आदिकाल के साहित्य में थी। आश्रयदाता की प्रशंसा करते थे। धार्मिक चेतना भी रही है, लेकिन राष्ट्रीय चेतना जो है आदिकालीन साहित्य में देखने को नहीं मिलती है। तो राष्ट्रीय चेतना आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। अन्य विशेषताएं तो थी, सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रसन्नता, धार्मिक चेतना आदि विशेषताएं तो रही हैं। आदिकाल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं साथियों। तो साथियों ये 10 क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोगों को मैंने बताया है। वीडियो अगर आप देखते हो रोज, अच्छा लगता है तो जरूर शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा ही रहेगा साथियों। कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।